नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी को लेकर जिस तरह के अपशब्द बोले, जिस तरह की नारेबाजी की, उसके चलते राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। मांग ये की गई बीजेपी की तरफ से कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस पर माफी मांगे। ये कांग्रेस पार्टी क्या अपने कार्यकर्ताओं पर इतनी भी लगाम नहीं कस सकती? इनको बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी की रैली के मंच से पीएम मोदी की माताजी के लिए अपशब्द कहे गए थे, उसका खामियाजा इन्होंने बिहार में भुगता है। ये चीजें इनको सबक नहीं देती हैं क्या? देखिए, कांग्रेस में प्रकृत आपको अगर तरक्की करनी है, आपको ऊपर तक पहुंचना है, तो पिछले कुछ वर्षों में ये एक पैटर्न रहा है। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार जो जितना गाली देगा वो उतना ऊपर तक जाएगा, वो उतनी ही जल्दी वो गांधी परिवार के की नजरों में चढ़ेगा। तो जो मोहतरमा है, जो राजस्थान की, जो जयपुर की बताई जा रही है प्रदेश अध्यक्ष, तो उनको जल्दी थी। और देखिएगा, इसका बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, उनको बहुत जल्दी इसका पुरस्कार मिलेगा। जो वाराणसी में आपको याद होगा, जो अजय कुमार जो लल्लू हुआ करते थे, जो जिसको उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इसी तरीके से अजय राय जो हैं, तो ये सारे वही नेता कांग्रेस में पिछले वर्षों में तरक्की करते रहे, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाते रहे, जिन्होंने मोदी को ज्यादा बड़ी गाली दी। तो वो जो अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है, कांग्रेस की राजनीति में आगे बढ़ना है, तो आपको गाली देना ही पड़ेगा। और आप अभी बिल्कुल भी आप गलतफहमी में मत रहे। जिसने कांग्रेस की प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के लिए अपशब्द कहे थे रैली के मंच से, उसका भी पुनर्वास किया जाएगा। उसका भी अच्छा एक हो सकता है कि कोई भरोसा नहीं है वो राज्यसभा में हो जाए। कि इमरान प्रतापगढ़ी करके एक व्यक्ति है, दरबारी कवि हुआ करता था, कभी अतीक और मुख्तार का। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो कविताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुत्व सबको गालियां देता था। तो उसने कवितात्मक अंदाज में, कविताओं के अंदाज में जब गाली देनी शुरू की, तो तुरंत प्रियंका गांधी की उस पर नजर पड़ गई, प्रियंका वाड्रा की उस पर नजर पड़ गई, और वो राज्यसभा पहुंच गया। कहाँ एक दो मतलब एक बड़ा ही छोट भैया, एक तुकबाज कवि था, और वो राज्यसभा पहुंच जाता है। तो ये कांग्रेस की राजनीति का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जिसने भी आज तक लाइन तोड़कर उसको आगे बढ़ना है, उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है। इनफैक्ट ये अच्छा तरीका है। कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं और बाकी छोट भाइयों को भी इस तरीके से प्रधानमंत्री को गाली गलौज करना चाहिए। कब्र खुदेगी, भाई आज भी जो कब्र खुदेगी का पहला नारा लगाया था जिन लोगों ने, उनके साथ कांग्रेस देखिए कितनी ताकत के साथ खड़ी है। उनके लिए मुकदमे लड़ रही है, उनके लिए उनके साथ खड़ी है। जो भी देश की कब्र खोदना चाहेगा, भारत तेरी कब्र खुदेगी, भारत मोदी तेरी कब्र खुदेगी, सब कांग्रेस, इस समय कांग्रेस उनके साथ है। बिल्कुल, कन्हैया उसका जीता जागता उदाहरण है। और ये जो मंजू मीणा है, जो जयपुर की जिला अध्यक्ष है कांग्रेस की, बहुत जल्दी इनको भी तरक्की दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह की नारेबाजी उन्होंने की, उससे कांग्रेस को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रियंका वाड्रा उल्टा ये सफाई देती फिर रही थी संसद भवन के बाहर आज की, हम नहीं जानते किसने कहा, इनको नहीं पता। ये बिहार की चुनावी रैली में भी नहीं जानते थे किसने नारे लगाए थे, लेकिन खामियाजा तो कांग्रेस ने भुगता। लेकिन आप ये सोचिए कि कांग्रेस की जो कल रामलीला मैदान में रैली हुई, उस मंच में फिर से 83 साल के खड़गे का कैसे अपमान किया गया। कहां तो सुरजेवाला ने अनाउंस किया कि उनको बोलने के लिए बुलाया कि आएंगे, अपनी बात रखेंगे, फिर अचानक से राहुल ने उनको बैठने का इशारा किया, खुद उड़ गए कि मैं बात करूंगा। ये परिवार क्या किसी दूसरे की बेइज्जती किए बिना रह नहीं सकता? देखिए, अगर मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए खुद तैयार हूं, तो क्या समस्या है? बेइज्जती जब एक बार आपके आंखों से शर्म उतर गई, तो फिर दुनिया भर के शर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो तथाकथित रूप से दलित कोटे से बने हुए हैं। लेकिन इन्हीं मल्लिकार्जुन खड़गे तब विधायक बन चुके थे, राजनीति में आकर पूरी तरह स्थापित हो चुके थे, कांग्रेस पार्टी के अगली पंक्ति के नेताओं में थे, प्रतिभाशाली नेताओं में थे। जब ये तब विधायक बन चुके थे जब सोनिया गांधी का पदार्पण इस देश में हुआ भी नहीं था। और लेकिन जब एक कांग्रेस के पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से कहा कि आज मैं राजनीति में जो कुछ भी हूं वो सोनिया जी के वजह से हूं। भाई, आप विधायक तब बन चुके थे जब सोनिया जी का इस देश में चरण भी नहीं पड़े थे। लेकिन आपके अंदर आत्मसम्मान का अगर इतना भाव भी नहीं बचा है कि आप अपनी उपलब्धियों के प्रति गौरव कर सको। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे एक जमीन से उठे हुए नेता है, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, उनका एक बड़ा जनाधार है, लेकिन वो व्यक्ति अपना आत्म गौरव भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर उस व्यक्ति को कोई क्या कहेगा। तो उन्होंने कभी आशा ही नहीं की। उनको ये पद जो है गांधी परिवार की से पुरस्कार स्वरूप मिला है। वो 83 वर्ष की उम्र में है, उनको मालूम है कि और कुछ मिलना नहीं है, ना वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो वो मंच से चुप कराए जाते रहेंगे। और ये पहली बार तो हुआ नहीं है। जब उनकी वो रैली चल रही थी तो कितनी सारे वीडियो वायरल हुआ करते थे कि उनको यहाँ तक कि सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार पीछे धकिया दिया था,
उन्होंने उनका एक वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई हर जगह अगर मुझे वही कर देना हो तो मुझे लाते ही क्यों। फिर बाकी तो वो विश्व प्रसिद्ध जो उनका एक वीडियो है वो सबने देखा है कि जब वो नामांकन पर्चा दाखिला हो रहा है तो वो बाहर खड़े हुए हैं। तो वही कांग्रेस पार्टी ने तो इतिहास लंबा रहा है, भी सीताराम केसरी और उससे पहले जब बाबू जगजीवन राम, और उसके बाद जिस तरीके से मनमोहन सिंह के साथ जो जो कि प्रधानमंत्री थे, मतलब बाकी छोड़ दीजिए, बाकी तो आपके पार्टी के लोग हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब आपने मनमोहन सिंह को नहीं बख्शा जो देश के प्रधानमंत्री थे, और एक बार तो चुने ही गए, उनके नाम पर आपने चुनाव लड़ा और चुनकर वो आए, उसके बावजूद जब उनको इस तरीके से अपमानित किया गया, तो ये किस खेत की मूली है? ये तो फिर तो इसी काम के लिए उन्होंने चुना है, और वो जो चुना है वो उनके साथ हो रहा है। ताज्जुब इस बात का होता है चंद्र प्रकाश जी की राहुल गांधी जो सवाल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए वोट चोरी को लेकर, जब उन सवालों का जवाब गृह मंत्री सदन में दे रहे थे तो भाग खड़े हुए, घुसपैठियों के मुद्दे पर भाग गए। अब रैली में फरमा रहे थे कि देखिए मैंने जो सवाल पूछे थे कैसे हाथ कांप रहे थे अमित शाह जी के, मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाए। अरे ये बात अंदर खड़े होकर बोल देते तुम तो भी किसी को समझ में आता, वहां तो तुम कुछ बोल नहीं पाते और बाहर आकर इस तरह का रायता फैलाते हो। और आप सोचिए कि किस तरह से दोनों भाई बहन ने फिर से चुनाव आयोग को टारगेट किया, नाम ले लेकर कहा कि ये वोट चोर है, इनकी इन शक्ल पहचान लीजिए, हम जब आएंगे तो इनको बख्शेंगे नहीं। ये तो सीधे सीधे धमकी है सर, इस पर तो एफआईआर होनी चाहिए इनके खिलाफ। देखिए अब क्या एफआईआर करें, इनके पास तो जो पुराने एफआईआर हैं वही इतने बड़े उनके पाप हैं कि इसमें उसमें ही निर्णय हो जाए तो ये कहीं का ना बचे, इस देश से भागना पड़े इनको। कांग्रेस परिवार के जो भ्रष्टाचार हैं, जो और अन्य अपराध हैं, अगर उन पे ही ठीक से जांच हो जाए तो ये तो छोटे मोटे अपराध हैं, ये तो ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, आप राजा रहे हो, आप किसी को गाली दे सकते हो, आप अपने आप को इस देश के कानून से ऊपर समझते हो, लेकिन जो बात है कि भाई देखिए, जो पूरा संसद के भाषण की बात करें, आपको क्यों वहां पर रैली करनी पड़ी? क्योंकि संसद में आपने बोला ही नहीं, संसद में तो एक बार एसआईआर शब्द प्रयोग नहीं किया। जिस एसआईआर को लेकर इतना आप मुकदमेबाजी कर रहे हो, सब कर रहे हो, उस एसआईआर का अपने भाषण में एक बार नाम नहीं लिया। तो कांग्रेस कितना गंभीर है अपने ही मुद्दों को लेकर, इससे पता चलती है। उनको बस ये लगता है कि ये अफवाह हम फैलाते रहेंगे, ये झूठ हम बार बार बोलेंगे तो 100-200 बार नहीं तो 1000 बार तो शायद वो सच हो जाएगा, क्योंकि एक आध दो बार तो तुक्का चला ही दिया उन्होंने। संविधान खतरे में है कर करके उन्होंने 2024 में एक बार तो काठ की हांडी चढ़ ही गई। तो अब काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी ये इसका आइडिया उनको नहीं है, लेकिन अब देश जो है उस सबसे आगे बढ़ चुका है। अब ये समझने से देखिए, बात वही है कि प्रियंका वाड्रा हो चाहे राहुल गांधी हो, उनको पता है कि उनके पास रियल इश्यूज की कमी है, वास्तविक मुद्दों की कमी है। उनको वही मुद्दे बार बार दोहराने हैं, वही इश्यूज बार बार उनको रिपीट करता रहना है जो उनके मास्टर्स दे रहे हैं, जिससे कम से कम कोई तो खुश हो। जनता ना खुश हो तो कम से कम अमेरिका में बैठा जो उनका गोरा मालिक है, जो उनका एक रिंग मास्टर है, वो तो खुश हो, तो वो तो खुश हो ही रहा है। हाँ, क्योंकि जो मुद्दे थमाए गए हैं राहुल गांधी को, जो टूल किट दिए गए वो तो फ्लॉप रहे हैं। अब आप देखिए ये रैली करने के तुरंत बाद राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं जर्मनी के लिए, सुना है 5 दिन वहां रहेंगे। यहाँ देश में संसद चल रही है, संसद की कार्रवाई चल रही है, राहुल गांधी विदेश में है। किस तरह के एलओपी है ये? नहीं तो ये तो धार्मिक अधिकारों का विषय है। मुझे लगता है कि देखिए अब 5 दिन उन्होंने बताया होगा, लेकिन क्रिसमस भी तो है आगे। क्रिसमस, मुझे नहीं लगता कि क्रिसमस से पहले वो प्रकट होंगे, और क्रिसमस तो यूरोप में, यूरोप का त्योहार है, ईसाइयों का त्योहार है। तो राहुल गांधी का धार्मिक अधिकार है, वो यहाँ हमें हमें उन्होंने बताया हो कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं और शिव भक्त हैं और पता नहीं क्या क्या है, वो तो हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए। उनको अपने मातृ धर्म के कारण उनको हमें छोड़ देना चाहिए, उनको क्रिसमस मनाना चाहिए, ये उनका त्योहार है। पर मैंने आपसे ये भी पूछा था कि चुनाव आयोग के आयुक्तों के नाम ले लेकर उनको डराना धमकाना प्रियंका ने बिहार चुनाव की रैली के दौरान भी किया था, और फिर से रामलीला मैदान में दोनों भाई बहन ने एक सुर में एक जैसी बात कही है। इनके खिलाफ आपको नहीं लगता कार्रवाई होनी चाहिए? आप मंच पर खड़े होकर संवैधानिक संस्था से जुड़े आयुक्तों पर इस तरह से उन्हें डरा धमका रहे हैं। देखिए, कानून अगर आप चलाएंगे तो कानून जो संविधान की वो पॉकेट बुक लेके घूमते हैं उसके हिसाब से तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कौन सी, इसमें तो सहज है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये देश गांधी परिवारों को सजा देने के योग्य अभी हुआ है? जिस दिन गांधी, भाई इमरजेंसी के अत्याचार क्या कम थे, लेकिन जिस दिन इंदिरा गांधी जेल जाती हैं, ये देश जो है उनके प्रति सहानुभूति पैदा कर देता है और वो चुनाव में जीत जाती है। तो इस देश की जनता को भी सोचना है। कल को पता चला कि अगर ये जेल चले जाएंगे तो ये रोना गाना वही विधवा विलाप उनका शुरू होगा कि 80 साल की एक विधवा से डर गए। देखो भाई, आज आप संसद में खड़ा होकर जब ये उत्तर देते हैं तब तो ये कहते हैं कि देखो उनके हाथ कांप रहे हैं।
अरे भाई, वो आपसे ज्यादा श्रम कर रहा व्यक्ति है, पूरे आप उनके हाथ कांपने को आपने कैच कर लिया। भाई आदमी पेपर्स हैंडल करता है, कई बारी चीजें, आयु तो सबकी बढ़ रही है, उनकी भी बढ़ ही रही है, वो आपकी तरह से चिर युवा तो है नहीं, ना ही वो टाइक्वांडो करते हैं अमित शाह कि उनका बिल्कुल वो रहे, लेकिन वो आपसे ज्यादा उनका दिमाग चलता है, आपसे ज्यादा उनकी रणनीतियां काम कर रही हैं। आपकी बस केवल वो आपका टाइक्वांडो में आप बहुत अच्छा कर ले रहे होगे, लेकिन आप चुनाव में नहीं कर पा रहे हो। तो सीधी बात है कि आप किसी की आयु का मजाक ले लो, हो सकता है बताया गया कि 102 उनका बुखार था। तो जब एक व्यक्ति एक 45 मतलब एक 50 वर्ष से ऊपर का 50 प्लस का एक व्यक्ति जो है वो 102 बुखार में जब वो संसद को संबोधित कर रहा हो इतने सधे शब्दों में, एक एक पॉइंट टू पॉइंट उत्तर पूरी कड़ाई के साथ, उनको कई बार अपने मुद्दों पर लपेट कर आने की कोशिश करते हैं, तो वो गरज कर उनको मतलब उनको खदेड़ भी देते हैं। अब आप आशा कर रहे हो कि उनका हाथ भी ना खापे, तो फिर तो मतलब ये ठीक है, आप राजा हो, मतलब बनता है बात यही आती कि हम बाकी ये भारत के काले लोग जो हैं वो प्रजा हैं, और गांधी परिवार और कांग्रेस मतलब वो एक राजा है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए सजा वही बात है कि अगर कल को हम पता चला कि कोई कोर्ट कानून कचहरी, भाई इनकी तो चोरियां पकड़ी गई है ना, नेशनल हेराल्ड कोई बहुत बड़ा वो ओपन एंड शट केस है, लेकिन आज अगर उनको जेल में डाल दिया जाए तो जिस तरीके का ये एक इनका पूरा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, सिर्फ भारत की जनता भी दोषी नहीं है, तो जिस तरीके का एक नेगेटिविटी, जिस तरीके का एक माहौल पैदा किया जाएगा, उसका परिणाम हो सकता है भारत की जनता का कुछ प्रतिशत, मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग, लेकिन मैं 5% के मन में भी अचानक करुणा और वो बहू और सब दुनिया भर के जब ये ड्रामे शुरू हो जाएंगे, उस इमोशनल ड्रामे में फंसते हुए भारतीयों को समय नहीं लगेगा। तो अब कुछ चीजें पकाकर खाई जाती हैं, तो हम मान के चलते हैं उनके विवेक पर, क्योंकि अगर देखा जाए तो गांधी परिवार के अत्याचारों के सबसे बड़े पीड़ित तो खुद अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो अगर वो इसको पकाकर खाना चाहते हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए। हाँ ये है कि गांधी परिवार को तुरंत अगर आप सोचें कि कोई सजा दे दें, अब भाई लालू यादव को क्या आपने जेल में बंद कर लिया? लालू यादव खेल रहे हैं गोल्फ ना, अगर आप उनको जेल में रखेंगे तो उसका क्या राजनीतिक परिणाम होगा, किस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया जाएगा, कोई जानता नहीं है। तो इस देश में अभी फिलहाल मतलब इस देश की जनता इतनी मेच्योर नहीं हुई है कि अपराधियों का भी हम आतंकवादियों को सजा नहीं दिला पाते हैं। आतंकवादियों को सजा दिलाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, तो इन अपराधियों को कोई कैसे सजा दिला पाएगा? अभी इस देश की परिपक्वता उस स्तर पे मुझे नहीं लगता है कि आई है। बिल्कुल, आतंकवादियों को सजा दिलाने में भी आप देखिए एक जमात जो है वो कहीं से फंड होते हैं, मिलते हैं उनको और पहुंच जाते हैं आधी रात को कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के लिए, यहाँ तक दलीलें दे दी जाती हैं, इनके भी अधिकार है। आप सोचिए, ये भी कहा जाता है अब ज्यादा दिन तक इनको जेल में नहीं रख सकते आप, क्योंकि इनके भी अधिकार है, ये दलीलें दी जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको लगता है कि राहुल गांधी जर्मनी जो जा रहे हैं वहां से कोई नया टूल किट लेकर आने वाले, क्योंकि जिस पार्टी ने इनको किसी कार्यक्रम का न्योता दिया वो तो लेफ्टिस्ट है। देखिए एक कार्यक्रम बस तय किया है, ठीक है ना, वो एक लेफ्टिस्ट वाली की जानकारी मुझे नहीं कि ओवरसीज कांग्रेस का भी एक इनका कार्यक्रम है। तो ओवरसीज कांग्रेस के जो मुखिया है वो है सैम पिट्रोडा, जिनको आए दिन वो अंट शंट बोलते रहते हैं और उनको ये पार्टी से निकालते रहते हैं, फिर वो आ जाते हैं चुनाव के बाद। तो वो क्या करते हैं, क्या वैल्यूएशन है, वो भी देश के लिए रहस्य है। हुआ तो हुआ टाइप की बातें करते हैं और फिर कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचाते हैं। लेकिन गांधी परिवार को का उन्होंने कौन सी चूड़ी पकड़ रखी है, क्या कस रखा है, वो भी एक रहस्य है। शायद हो सकता है 20-22 साल बाद देश को पता चले कि कौन सा उनके हाथ में इनकी कमजोर नस थी जिसको वो दबाते थे, और कांग्रेस में वो इतने सर्वशक्तिमान थे। तो अब देखिए वही बात है कि अंततः चाहे जो भी हो, चाहे वो वहां पर गए हैं वो टूल किट लेके आए, चाहे वो वहां से कोई नया षड्यंत्र लेकर आए, क्योंकि ये तो बार बार देखा गया है, ये एक अनुभवजन्य है कि आप जब भी ऐसी विदेश यात्राएं करते हो उससे जुड़ा हुआ एक भारत में कुछ ना कुछ एक होता है जिसको कहीं ना कहीं उससे आसानी से जोड़ा जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जुड़ा ही होता है, लेकिन हाँ एक सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस कहते हैं वो होता है, कुछ ना कुछ आप जाकर मिलते हो, आप कहीं जाते हो तो आप इस तरीके की भारत विरोधी शक्तियों से आपकी मीटिंग्स होती हैं। आप मलेशिया में जाकर एक लंकावी बीच पर जब आप जाते हो तो वहां पर भी आपको मिलने के लिए कुछ इस तरीके के तत्व आते हैं। कुछ पता चलता है कि वहां पे एक इस्लामिक दुनिया भर के कट्टरपंथियों की एक बैठक हुई थी जहां पर आप गए हुए हो। तो इसका मतलब संदेह करने का कारण है, और वो क्या करेंगे वो तो देश देखेगा, देख ही रहा है पिछले लंबे समय से, और उसमें हम अनुमान लगाएं मतलब क्या जी क्या मिलेगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये समझाइए कि ये जो रैली हुई थी, वोट चोर के मुद्दे पर हुई थी, उसमें जो इंडी गठबंधन के बाकी सहयोगी दल है वो तो नदारद थे,
कोई नहीं पहुंचा। तो ये माना जाए कि इस मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर, कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन में अलग थलग पड़ गई है, कोई उनकी ये बात सुन ही नहीं रहा है। बाकियों को लगता है ये मुद्दा ही नहीं है, लेकिन राहुल को लगता है कि मैंने ये मुद्दा पैदा किया है तो मुझको इसको आगे बढ़ाना है। देखिए, वोट चोर वाले में इंडी गठबंधन एक नहीं है, ये बात प्रथम दृष्टया दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं सबको अपने हार का तो कारण गिनाना है ना। जो उन्होंने, तेजस्वी ने कहा कि नहीं, कुछ अदृश्य शक्तियां थी, मतलब कोई जिन्न थे ईवीएम में, कोई जिन्न बैठे हुए थे, कोई भूत पिशाच थे जिन्होंने उनको हरा दिया, वरना जनता तो उन्हीं को चाह रही थी। यही गुगालते में जो डायनेस्ट पॉलिटिशियन है, यही भ्रम तो राहुल का, इनको भी बना के रखना है, अखिलेश को भी बना के रखना है, तमिलनाडु में स्टालिन को रखना है, और बाकी को क्यों बात करें, ममता बनर्जी को भी ये तर्क चाहिए, सबको चाहिए, जो भी इंटाइटल्ड पॉलिटिशियन है उनको ये तर्क चाहिए कि वो नहीं हारे थे, वो तो किसी ने उनको हरा दिया, बाकी तो जनता उनके लिए दीवानी है। तो वो उस भ्रम बना रहे, ये इसके लिए अब एक ठीकरा है ईवीएम का। और लेकिन एक चीज, मुझे इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा मैं, कि कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ वर्षों से, और खासतौर से वर्षों क्या कहें, कुछ महीनों से बिहार के बाद अब ये दिख रहा है कि शायद उनके किसी रणनीतिकार ने उनको कहा है कि ये संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आप बी टीम बने रहो, अखिलेश यादव के, बिहार में आप तेजस्वी के बी टीम बन जाओ, अन्य राज्यों में, सभी राज्यों में कोई ना कोई, किसी न किसी के ये बी टीम है, कुछ ही राज्य बचे हैं जहां पे ये ए टीम की तरह खेलते हैं। तो वहां पर वो मुख्यमंत्री बन जाएं और आप फिर भी प्रधानमंत्री बन जाओ, मतलब तमिलनाडु में डीएमके जीत जाए कि, और ममता बनर्जी जो है वो बंगाल में जीत जाए, यहाँ पे लालू मुलायम के सुपुत्र जीत जाएं, और बाकी राज्यों में भी जो सब है, कोई ना कोई आपका एक सिपह सलार की तरह से आपकी विचारधारा का कोई दल जीत जाए, और वो जो है आपको प्रधानमंत्री बनवा दे। ये अब नहीं होता। अब ये जो मुगल कालीन राजनीति थी कि भाई रियासतें आपने बांट रखी थी, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में तो मुगल, मतलब मुगलिया खानदान ही राज करेगा। तो वो जो पैटर्न इन्होंने बनाया था अपने लिए, वो शायद अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सबके अपने महत्वाकांक्षाएं हैं। क्या अखिलेश यादव को नहीं लगता कि देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? वे उनके भी अरमान फूकते हैं। ममता बनर्जी अलग तैयार बैठी हुई है, उनको भी प्रधानमंत्री बनने के उनके भी अरमान है आज भी। तो ऐसे बहुत सारे, तो अब इनको ये लगता है कि अब क्षेत्रीय उनके भरोसे हम रह के ना करें, भले ही चुनाव हार जाए, भले ही हम बिहार की तरह से नैया डुबो दें, जो कि उत्तर प्रदेश में अगला होने जा रहा है। अगले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस निश्चित रूप से अखिलेश यादव के लिए प्रकट रूप में नहीं, पर्दे के पीछे से डैमेज करेगी, जो बिहार में किया है। और जब ये सब होगा तो उनकी रणनीतिकार ये कहते हैं कि कालांतर में, एक समय के बाद, वहां पर कांग्रेस फिर से अपने एक फिनिक्स की तरह से राख से उठ के खड़ी होगी, और वापस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का सुअवसर प्राप्त होगा, ऐसा उनको लगता होगा। लेकिन अब ये देश बड़ा आगे बढ़ गया है, वो समझ नहीं पाते। हालांकि फिर भी कांग्रेस के लिए ये रणनीति उस रणनीति से अच्छी है, क्योंकि जी। अंततः आपको आपका वोट बिहार में भी बढ़ा है, आपको बाकी जगहों पे भी अपना वोट परसेंट तो बढ़ाना है ना। तो वो अगर रणनीति है, तो अगर यह मेरा अनुमान है, अगर ऐसा है तो उनके लिए अच्छा है। हाँ, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार ने, कि अब राख से उठकर कैसे खड़ा हुआ जाए, इसकी स्ट्रेटजी हो रही है। लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश में और 2029 में केंद्र में किस तरह से धूल चटाने की तैयारी बीजेपी कर रही है विपक्षी पार्टियों को, उसकी बानगी तो हमने 2 दिन में देख ली है। पंकज चौधरी ने कमान संभाल ली है प्रदेश अध्यक्ष की उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर नवीन नबीन को बिहार से लाया गया युवा नेता को, जो 45 साल के हैं, वो बीजेपी की कमान संभालेंगे। जेनजी जेनजी करके राहुल गांधी शोर मचाते रहे, और यहाँ देखिए बीजेपी में जेनजी का ही जलवा दिखेगा। लेकिन राहुल गांधी जेनजी रहेंगे, वो 45 वर्ष के वो बूढ़े माने जाएंगे, और 53 वर्ष का ये जो बुढ़ा है ये युवा बना युवा। रहेगा। तो ये तो वो कुछ भी खा लें, वो कुछ भी कर लें, वो हमेशा उनके ऊपर मतलब वो उनको कोई युवा नेता नहीं मानेगा। लेकिन देखिए, सीधी बात है, प्रतिभावान नेता तो मानना पड़ेगा, क्योंकि अंततः एक लंबी चयन प्रक्रिया से निकल कर आया है एक व्यक्ति, जिसने कहीं प्रूव भी किया है, जो सिर्फ उसके पिताजी का क्या नाम था, उनका टाइटल क्या था, उनका सरनेम क्या था, इस आधार पर नहीं बना है। जो इस आधार पर भी नहीं बना है कि वो किसी जाति का है, इसके किसी जातीय समीकरण, हर कोई किसी न किसी जाति का है, तो आप उसके टैब कर सकते हैं, उससे एक समीकरण बना सकते हैं। लेकिन अंततः तो उसने अपनी खुद की मेरिट, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी की बात करें तो भाई 5 बार के विधायक तो हैं, अपने दम पर चुनाव तो जीत रहे हैं, अपनी जाति के बीच में उनका जनाधार तो है। उसी तरीके से नवी जो ये बिहार में जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, कार्यकारी अभी चुना गया, लेकिन निश्चित रूप से ये भी उसी प्रक्रिया के अंतर्गत है जिस प्रक्रिया से नड्डा आए थे। वो भी पहले कार्यकारी बने थे, अपना मेटल प्रूफ किया, अपने आप को सिद्ध किया कि मैं, मेरे अंदर मेरिट है, और फिर धीरे धीरे उनका एक प्रमोशन।
तो अंततः वो अपने पिता के नाम से, ठीक है उनके पिता भी विधायक हैं, लेकिन अपने पिता के कारण वो नहीं बने हैं, ये तय है। क्योंकि पिताओं वाले तो बहुत सारे भारत, यहाँ भी बहुत सारे अच्छे बड़े नाम के पिता वालों के बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ करके साबित किया है और वो मेरिट अंततः जीता है। नीचे से ही व्यक्ति आता है, कोई किसी का कोई एंटाइटलमेंट नहीं है कि राहुल गांधी है तो राहुल गांधी रहेंगे और किसी को आने नहीं दिया जाएगा। और मजेदार ये कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनकी नियुक्ति पर, वो ये बोल रहे हैं कि ये तो बाकी तो सारी पार्टी परिवारवादी है। अखिलेश यादव को तो वैसे ही संसद में खड़े होकर अमित शाह जी ने आशीर्वाद दिया था, अगले 40 साल तक तुम ही अध्यक्ष रहोगे। क्या गलत कहा था? तो बीजेपी पार्टी जहां पर नीचे से निकला हुआ एक कार्यकर्ता भी पार्टी की कमान संभाल सकता है। एक चाय बेचने वाले का लड़का आज देश संभाल रहा है, ये तो बीजेपी में संभव हो पा रहा है ना, बाकी पार्टियों में तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो उनके कार्यकर्ता भी तो देखते होंगे कि बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल वही चीज है, ये यही एक यूनिक भाजपा के साथ है कि भाई भाजपा जो है वो किसी को भी नीचे से उठाकर ला सकती है। उसके बैकग्राउंड से, उसकी जाति से, उसके सामाजिक पृष्ठभूमि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वो योग्य है, अगर वो पार्टी को चला सकता है, अगर वो रणनीतियां बना सकता है, अगर वो चुनाव जिता सकता है। मतलब आप देखिए, अमित शाह यहाँ बात होती है, अगर अमित शाह 2 चुनाव हार जाए, 3 चुनाव हार जाए, तो यही बीजेपी अमित शाह को भी डंप कर देगी। अमित शाह भाई, लाल कृष्ण आडवाणी से बड़ा नेता भाजपा का कौन था, लेकिन जब लाल कृष्ण आडवाणी 2 चुनाव नहीं जिता पाए तो लाल कृष्ण आडवाणी अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर, मतलब उस इतिहास को ऐसा नहीं कि खो दिया, वो इतिहास तो रहा लाल कृष्ण आडवाणी का कि भाई उन्होंने पार्टी को 2 सांसदों की पार्टी से लेकर और 180 सांसद तक पहुंचाया। लेकिन उसके बाद अगर वो 2 चुनाव में परफॉर्म नहीं कर पाए तो वो पीछे चले गए, वो पार्श्व में चले गए। तो आज अगर कोई भी नेता अगर वो सोचता है कि वो चुनाव हराता रहते हुए भी भाजपा में मतलब वो शीर्ष पे बना रहेगा, तो ये संभव नहीं है। यही लोग थे जब बिहार में 2015 का चुनाव भाजपा हारी, तो सबसे पहला प्रश्न उठा था इन्हीं अमित शाह पे, इन्हीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे। तो इनको तो हर वक्त एक एक कहते हैं ना कि भाई आप तो राजा के पुत्र हो, तो आपको तो कभी कुछ प्रूव करना ही नहीं है, आपके लिए आपने तो उसी दिन प्रूव कर दिया था जिस दिन आप अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए थे। लेकिन इनको तो हर दिन खोदना है गड्ढा और हर दिन पानी पीना है। तो ये आज भी नरेंद्र मोदी अगर 2 चुनाव हार जाएं, आप देख लीजिएगा जनता की प्रतिक्रिया और भाजपा के कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया, नरेंद्र मोदी उनकी नजरों से उतर जाएंगे। नरेंद्र मोदी को जीतते रहना पड़ेगा, तो उसी तरीके से नितिन नवीन को भी जीतते रहना पड़ेगा, परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। 1-2 चुनाव अपवाद की तरह हो जाए, लेकिन आपको अपने आप को, अपने नेतृत्व को सिद्ध करना पड़ेगा। अपने पार्टी के अंदर विरोधियों में भी सिद्ध करना पड़ेगा। पार्टी के अंदर भी विरोधी होते हैं, पार्टी के बाहर भी विरोधी होते हैं, दोनों में आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तब तो आप लड़कर योद्धा बनोगे। यहाँ तो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं और पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो उनके मतलब गुण गा रहे हैं, उनके लिए उनके सामने बिछे जा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या नेता बनेगा। बिछे जा रहे हैं, उनकी हर गलतियों को डिफेंड करने वालों की भी एक लंबी चौड़ी कतार होती है। राहुल गांधी यहाँ कुछ गलत बोलते हैं, आप देखिए सोशल मीडिया पर कैसे उनको डिफेंड किया जाता है। अब क्या करें, उनकी मजबूरी बन जाता है। लेकिन चलिए देखते हैं, अब वो जर्मनी जा रहे हैं, कौन सा टूल किट लेकर लौटते हैं। और ये जो पीएम मोदी के खिलाफ जो नारेबाजी हुई है, इसमें क्या सच में अपनी उस जिला अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई कांग्रेस पार्टी करती है या नहीं? लेकिन बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है अपने उत्तर प्रदेश में भी नए अध्यक्ष को लाकर और ये नवीन नबी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर, इसके नतीजे जरूर ऐसे रहने वाले हैं जिनसे कि विपक्ष चौंकने वाला है। बंगाल का विधानसभा चुनाव सिर पर है और बिहार से सटा हुआ ही बंगाल है, तो ये सब कुछ वहां पर देखने को मिलेगा। आपने सर समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर मेरे दर्शकों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।